बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ये महा मैराथन क्लास जो सोशियोलॉजी के प्रथम प्रश्न पत्र की मैं करवा रहा था, बीच में ही एक प्रकार से जो है सिस्टम पूरा बैठ गया था। इस वजह से एक प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लाइट एक प्रकार से बेसिकली हमारे इधर की बहुत ख़राब चल रही है। इस वजह से एक प्रकार से इन्वर्टर जब तक चला एक प्रकार से तब तक मैंने पढ़ाया था और मैंने बताया भी था शुरुआत में ही कि मैं एक प्रकार से रिस्क लेकर के पढ़ा रहा हूँ। कभी भी एक प्रकार से सिस्टम बैठ सकता है। तो फिर एक प्रकार से आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे छूट गए थे, तो मैंने किसी तरीके से आपके लिए व्यवस्था करने का प्रयास किया। आइए उन प्रश्नों को समझ लेते हैं। डिजिटल बोर्ड पर तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, चूँकि डिजिटल बोर्ड के लिए एक प्रकार से पर्याप्त व्यवस्था जब तक एक प्रकार से लाइट व्यवस्थित नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आप सभी लोग ऐसे ही तब तक आप देखने का प्रयास करें, चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और परीक्षा आपकी कल लगी हुई है, उसके लिए आपको पढ़ना है। तो आपका एक प्रकार से पेपर अच्छा हो, इस वजह से आपको एक प्रकार से मैं आज की वीडियो के माध्यम से 200 से अधिक एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करवाऊँगा। आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आइए अब इन प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको हो चुका था, अगस्त काम्ट वाला हो चुका था पूरा, ठीक है? चलें। तो यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था, इसके बाद में यहाँ पर था। चले इसी से मैं शुरू कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? चले फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, वो मैंने कुछ चालू मतलब कि कुछ पढ़ा दिया था, इस वजह से एक प्रकार से मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है अहिंगवादी, परार्थवादी और विसंगति या स्वाभाविक आत्महत्या, ये सब आत्महत्या के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहिन कहा है? तो जादू को विज्ञान की अमान्य बहिन मैक्स वेबर मानते हैं। सत्ता की अवधारणा भी मैक्स वेबर देते हैं। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आदर्श संस्कृति की अवधारणा किसने दी? आदर्श संस्कृति की अवधारणा पीटरिम सोरोकिन ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। चले तीव्र गति से आपको आगे बढ़ना, चूंकि बहुत सारे प्रश्न आपके एक प्रकार से हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। पेरेटो, बिलफेरेडो पेरेटो इनका पूरा नाम है। इनका सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट मतलब कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने लायन और फॉक्स का उल्लेख किया है? लायन और फॉक्स का उल्लेख जो है अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण सिद्धांत है बिलफेरेडो पेरेटो का, उसी में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। याद करते हुए चलेंगे। बाकी आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि समाज वैचारिक, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है? तो समाज जो होता है वो तात्विक मतलब वैचारिक, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, ऐसा अगस्त काम्टे मानते हैं, जो समाजशास्त्र के जनक भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने रियंटर और स्पेकलेट मतलब कि स्पेकुलेटर पदों का प्रयोग किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसने किया सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में, ठीक है? किन विश्लेषकों में से मतलब किसने एक प्रकार से क्या किया? तो बिलफेरेडो पेरेटो ने रियंटर और जो है स्पेकुलेटर चीजों का प्रयोग किया। इन सभी पदों का प्रयोग किया किसने? बिलफेरेडो पेरेटो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह राज मतलब कि संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग जो है ये सर्वप्रथम किसने किया? तो हाइमन ने किया था सबसे पहले संदर्भ समूह की बात। लेकिन संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? तो आप बताएंगे आर के मर्टन ने दी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, किनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रीय नहीं है इनमें से? देखिए, चक्रीय सिद्धांत जो है पेरेटो का है, स्पेंगलर का है, टाइनबी का है। जबकि सामाजिक परिवर्तन का जो है रेखीय सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर का। समाज को एक सावयव की भांति देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि संस्कृति सावयव की तरह है और विश्व इतिहास उसकी सामूहिक जीवनी है? संस्कृति सावयव की तरह है, ना कि समाज। देखिए, यहाँ पर समाज होता तो आपका क्या हो जाता? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि संस्कृति सावयव की तरह है और विश्व इतिहास उसकी सामूहिक जीवनी है। इसको कहा किसने था? स्पेंगलर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत एक उदाहरण है। तो पेरेटो का अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण सिद्धांत है किसका एक उदाहरण है भैया? ये परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का एक उदाहरण है, ठीक है? परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का सिद्धांतकार माना जाता है? तो अर्नाल्ड टाइनबी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोशल थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आ चुकी है महोदय। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सोशल थॉट नाम की पुस्तक जो है इसको किसने लिखा भैया?
सोशल थॉट नाम की जो पुस्तक है, इसको लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं इसको, फटाफट से आप बताने का प्रयास है। बिल्कुल राइट आंसर आपका वाइजर नाम के विद्वान ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में निहित हैं? बताएं। अगस्त काम्ट का जो विचार है वो पहले धार्मिक, फिर तात्विक और उसके अलावा उसके बाद में प्रत्यक्षवादी। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका गा ऑप्शन में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता? प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत कौन नहीं करता? देखें, प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है, बिल्कुल करता है। प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना है, बिल्कुल करना है। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद जो है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है। यानी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं आपके, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। यानी प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं को लेकर के, प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है, ऐसा बिल्कुल इसकी विशेषता है, विशेषीकृत में नहीं शामिल हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा का हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की है। इसी पुस्तक में एक प्रकार से इन्होंने जो है क्या किया है, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सोशल स्टैटिक्स भी इन्हीं की पुस्तक है। इसके अलावा द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत के भाग हैं? बताएं। स्पेंसर के उद्विकास सिद्धांत के भाग हैं। स्पेंसर के उद्विकास सिद्धांत में भौतिक उद्विकास, सामाजिक उद्विकास और प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, ये तीनों शामिल हैं। इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के कितने चरण बताए हैं? तो 4 चरणों के बारे में बताया है उद्विकास के। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर ने सावेवी समाज की अवधारणा किस पुस्तक में की दी है? तो सावेवी समाज की अवधारणा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में ही दी है उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर की ही पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में, चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। आगरा विश्वविद्यालय का कल पेपर है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की थी। तो मतलब वो इंग्लैंड के जो समाजशास्त्री है उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि समाज अनिश्चित असंबद्ध, मतलब समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित, मतलब किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता इनसे निश्चित यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है, असंबद्ध से संबद्धता की ओर, सजातीयता से विजातीयता की ओर जाता है? ये किसने कहा था समाज के विकास को लेकर के? हर्बर्ट किसने कहा था भैया? इसको किसने कहा था, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर ने ही कहा था। अगला प्रश्न प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत है। प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्पेंसर का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है? बताएं, इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किसने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणाओं को विकसित किया? तो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि वर्गों की समाप्ति ही मानव संघर्ष की समाप्ति है? अगर वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो मानव संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। कार्ल मार्क्स जो है एक प्रकार से बेसिकली ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित व्यक्ति था और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है? बताएं, मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है, किसका? उद्विकास का। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका गा ऑप्शन उद्विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे, मार्क्सवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्गहीन समाज का उदाहरण है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मार्क्सवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्गहीन समाज का उदाहरण है?
वो होता है साम्यवाद। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता, कहाँ पर, किस प्रथा में? तो मार्क्सवाद सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष जो होता है वो सामंतवाद में भी मिलता है, दास प्रथा में भी और पूंजीवाद में भी वर्ग मिलता है। वर्ग इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता, मतलब कि वर्ग संघर्ष हमेशा हर जगह पर हर एक समाज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स क्या थे, एक भौतिकवादी, एक विचारवादी, एक भौतिकवादी और विचारवादी दोनों, ना तो भौतिकवादी ना ही विचारवादी। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो एक भौतिकवादी व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने कहा कि समाज के विकास का इतिहास वस्तुतः उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है? किसने कहा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि समाज के विकास का इतिहास वस्तुतः उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ल मार्क्स के नाम से जुड़ा हुआ है? तो कार्ल मार्क्स के नाम से कौन जुड़ा हुआ है भैया? देखिए, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में एक वर्ग और वर्ग संघर्ष, ये सारी विचारधारा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैक्स वेबर किस देश का था? मैक्स वेबर जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। मैक्स वेबर ने कौन सी पुस्तक लिखी? देखिए, मैक्स वेबर की पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट, मतलब कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये पुस्तक एक प्रकार से किसकी है? मैक्स वेबर की। इसके अलावा मैक्स वेबर ने एक पुस्तक और लिखी थी, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, ये भी पुस्तक मैक्स वेबर की है। और मैक्स वेबर की एक पुस्तक और है, एसेज इन सोशियोलॉजी। एसेज इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी कार्ल मार्क्स ही है। कौन सी पुस्तक? एसेज इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सॉरी, मैक्स वेबर ही है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात करी, सत्ता की अवधारणा दी, किसने? कार्ल, मतलब कि मैक्स वेबर ने। ये सब बातें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भैया, अगर आपको इसका या फिर और किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना है, ठीक है, आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट है, एंशियंट हिस्ट्री, कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, संस्कृत है, तो उन सभी का ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, सभी प्रकार का पीडीएफ उपलब्ध आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको जुड़ना है, अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करना है। ठीक है, 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है 91 193 60 62 पर। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा। आपको वहाँ पर एक प्रकार से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उससे पहले आपको पर्सनली सारे सब्जेक्ट जो भी आप कहेंगे सभी सब्जेक्ट का, यानी कि दो आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी, दोनों पेपर की, दोनों मतलब कि एक एक पेपर, मतलब जो होता है दो दो पेपर होते हैं एक एक सब्जेक्ट के, तो वो सब मिल जाएंगे। और एक को करिकुलर का जो आपका पेपर होता है उसका भी, यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आप आसानी से बहुत कम समय में तैयारी कर पाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय वाले बच्चे फटाफट से जुड़ जाइएगा, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपीज़ में एक प्रकार से आपको सारी व्यवस्थाएं करी जाएंगी। आपको बता दूं कि आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। जो भी ये आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है ये पीडीएफ, इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी वो पीडीएफ, अगर यही दो वीडियो आप सोशियोलॉजी के देख करके चले जाएंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। इसके अलावा काम तमाम का मतलब कि बहुत अच्छा नंबर आएगा। और पेपर 2 का भी एक प्रकार से तैयारी हो रही है, पेपर 2 की भी जल्दी व्यवस्था आपके लिए कर जाएगी। तो ठीक है, पेपर 2 की भी एक प्रकार से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी एक प्रकार से जल्दी आपके समक्ष आ जाएंगे, तो उसको लेकर के भी आप विधिवत तरीके से तैयारी कर लीजिए। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न आप फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न है, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मैक्स वेबर ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं भैया? देखिए, आदर्श, देखिए, वर्ग संघर्ष की विचारधारा कौन देते हैं? कार्ल मार्क्स देते हैं, बिल्कुल सही है। संदर्भ समूह की बात कौन करते हैं? आर के मार्टन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आदर्श प्रारूप की बात टालकट पार्षद नहीं करते। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम देते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत कौन समाजशास्त्र को मानता है? दुर्खीम मानते हैं। आत्महत्या के सिद्धांत दुर्खीम देते हैं। आदर्श प्रारूप की बात कौन नहीं करता? टालकट पार्षद नहीं करते। बाकी तीनों सही है। सी ऑप्शन में जो दिया है यही गलत है। ठीक है, तो यही युग्म सही नहीं, बाकी तीनों सही है। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न तैयार हुआ। वर्ग संघर्ष के प्रणेता कौन है? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। आपसे पूछेगा संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? तो आर के मार्टन ने दी। लेकिन आपसे पूछे संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किसने किया? तो हाइमन ने किया था। ठीक है, यह बात है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं या उसकी उदाहरण कौन देते हैं? दुर्खीम देते हैं। आत्महत्या के सिद्धांत कौन देते हैं? दुर्खीम देते हैं। ठीक है, जो है सामूहिक प्रतिनिधानों की एक प्रकार से उदाहरण कौन देते हैं? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कौन देता है? ये भी इमानुएल दुर्खीम देते हैं।
अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की धारणा किसकी है, बताएं। अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की धारणा जो है ये किसने दी है इनमें से। अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की बात उपरोक्त में से किसी ने नहीं दी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। वैसे सामाजिक क्रिया की बात कौन करते हैं, वो करते हैं जो है क्या नाम है उनका, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। देखिए मैक्स वेबर की अगर बात की तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दिया है। ठीक है, बाकी आदर्श प्रारूप की बात कौन करते हैं, आदर्श प्रारूप की अवधारणा कौन देते हैं, मैक्स वेबर देते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात कौन करते हैं, मैक्स वेबर करते हैं। और सामाजिक क्रिया की अवधारणा, सामाजिक सत्ता की अवधारणा ये कौन देता है, ये सब कार्ल मार्क्स देते हैं, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है क्रिया। ठीक है, क्रिया जो है वो एक प्रकार से क्या है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है क्या, क्रिया। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, बेबर के अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है। बेबर के मतलब बेबर के अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सामाजिक क्रिया के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का प्रयोजनात्मक अवबोध, यही है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद उदाहरण है। बेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद किसका उदाहरण है भैया, तो बेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद जो है ये जो है विवेकशील व्यवहार के आदर्श प्रारूप का उदाहरण है, या सामाजिक यथार्थ के अमूर्त तत्वों से संबंधित आदर्श प्रारूप का, या ऐतिहासिक विशिष्टताओं में निहित आदर्श प्रारूप का। तो बेबर के अनुसार जो आधुनिक पूंजीवाद है वो एक प्रकार से विवेकशील व्यवहार के आदर्श प्रारूप का, सामाजिक यथार्थ के अमूर्त तत्वों से संबंधित प्रारूप, बेसिकली इनमें से किसी का नहीं है, वो ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को और किस नाम से जाना जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सांकेतिक अंतःक्रिया भी कहा जाता है। संकेत और प्रतीक एक ही बात होती है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद बोलो चाहे सांकेतिक क्रियावाद बोलो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से होता है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लगाते हैं या क्रियाओं को लगाते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो ये परिभाषा ओल्सन महोदय की है, ई ओल्सन की है। इन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से होता है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं से लगाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अगर बात की जाए तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पूरे समुदाय के उन्मेष को कहा गया है, बताएं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पूरे समुदाय के उन्मेष को क्या कहा गया भैया, समानवीकृत अन्य की बात करी गई, समानवीकृत अन्य की अवधारणा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्द मनुष्यों में होने वाली एवं विशिष्ट विशेषता वाली अंतःक्रिया से रिलेटेड है। यह परिभाषा किसने दी है, इस परिभाषा को दिया भैया किसने, भैया ब्लूमर महोदय ने। किसने दिया है, ब्लूमर महोदय ने दिया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आगमन और निगमन ये क्या है। आगमन और निगमन जो है ये पद्धतियां हैं भैया, क्या है, आगमन और निगमन जो है ये सब पद्धतियां हैं, ध्यान रखिएगा क्या है, पद्धतियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति के महत्व को पहली बार स्पष्ट किया किसने, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइए भाई। आगमनात्मक समाज में तुलनात्मक पद्धति के महत्व को पहली बार स्पष्ट किसने किया था, तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स नाम की पुस्तक में सबसे पहले समाजशास्त्र की तुलनात्मक पद्धति के महत्व को पहली बार एक प्रकार से इसमें महत्व दिया गया था। अगला प्रश्न, सामाजिक स्वरूप शास्त्र संबंधित है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र जो है ये जनसंख्या के आकार से रिलेटेड होता है, जनसंख्या का आकार कैसा, इसी की गणना या इसी का अध्ययन करता है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से अधिक सही है, इनमें से कौन सा कथन अधिक सही। देखिए समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक निर्देशात्मक विज्ञान है, क्या सही है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है इनमें से, देखिए टीबी बाटोमोर, मैक्स वेबर और अगस्त कॉम्टे तीनों एक प्रकार से समाजशास्त्री हैं, जबकि चार्ल्स डार्विन एक समाजशास्त्री नहीं है, ये जीवशास्त्री हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित कीजिए इनको। सुमेलित कैसे करना है आप देखेंगे,
इनमें से किसकी अवधारणा कौन कौन सी है? देखें, इनमें सबसे पहली बात आपकी अवधारणा देखें, जो आपका समाज मिति है, समाज मिति की बात कौन करते हैं? मेलिनो करते हैं, यानी पहले का थर्ड आपका किसमें है? पहले का थर्ड ये, पहले का थर्ड ये, बाकी दोनों आपके वैसे गलत हो गए आ वाला, ठीक है। अब आपका जो आपका बी वाला होगा, ठीक है, मतलब कि दूसरा जो है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात कौन करता है? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की अगर बात की जाए तो इसकी बात कौन करते हैं भैया? इसकी करते हैं लीपले। लीपले महोदय जो सामाजिक सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो इसका बी का चार किसमें दिया है? बी का चार इसमें दिया है, बी का वन दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट। और सी का वन होगा। सांख्यिकी पद्धति किसने दिया है भैया? सांख्यिकी पद्धति गिडिंग्स ने दिया है। और इसके अलावा ऐतिहासिक पद्धति वेस्टरमार्क देते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन में जो दिया है यही आपका मिलेगा, ठीक है। क्लियर? तो आप मिला लीजिएगा। समाज मिति की बात कौन करेगा? समाज मिति मेरिनो, ठीक है। सर्वेक्षण पद्धति लीपले, सांख्यिकी पद्धति गिडिंग्स और ऐतिहासिक पद्धति वेस्टरमार्क। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक मस्तिष्क के सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? सामूहिक मस्तिष्क के सिद्धांत की अवधारणा विलियम मैकडगल ने दी है। विलियम मैकडगल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाज में जेमाइन साफ्ट और गेसल साफ्ट में विभाजित करने से किसका नाम जुड़ा हुआ है? फटाफट से आप बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समाज में, प्रश्न क्या पूछा गया? समाज में जेमाइन साफ्ट और गेसल साफ्ट में विभाजित करने से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसमें से किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया था, अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है? इनमें से कौन गुणात्मक पद्धति है भैया? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मूल्य निरपेक्ष समाज शास्त्र की पक्षधरता किसने की है? बताएं। मूल्य निरपेक्ष समाज शास्त्र की पक्षधरता किसने की है? तो जॉनसन ने की है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगस्त काम्टे को लेकर के प्रश्न पूछा गया कि अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया भैया। तो उन्होंने सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान में उन्होंने बांटा। किसमें बांटा? सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गतिकी, यानी सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में समाज के अध्ययन को किसने बांटा था? अगस्त काम्टे ने बांटा था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यह कथन किसका है कि समाज शास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका है कि समाज शास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो? ऐसा अगस्त काम्टे ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, समाज शास्त्र में समाज भौतिकी शब्द किससे संबंधित है? बताएं। समाज शास्त्र में सामाजिक भौतिकी शब्द जो है अगस्त काम्टे से रिलेटेड है। समाज शास्त्र को 1838 से पहले सामाजिक भौतिकी के नाम से ही जानते थे। सामाजिक भौतिकी शब्द समाजशास्त्र को भी अगस्त काम्टे ने ही नाम दिया था। उसके बाद में उनको 1838 ईस्वी में सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र नाम किसने दिया? इन्होंने ही दिया था, अगस्त काम्टे ने, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किसने समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की रानी कहा है? समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की रानी किसने कहा है? अगस्त काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र जो है यह अन्य विज्ञानों की रानी है। अगस्त काम्टे का ही कथन है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, बेयरस्टेन की अवधारणा। बेयरस्टेन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रत्यक्षवाद की विशेषता है। प्रत्यक्षवाद की विशेषता कौन सी भैया? देखिए, प्रत्यक्षवाद निश्चित नियम सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें वास्तविक ज्ञान इससे प्राप्त होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू पर चलता है। इसका बिल्कुल घ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, घ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, काम्टे के प्रत्यक्षवाद की 3 विशेषताएं बताइए। काम्टे की, अगस्त काम्टे की प्रत्यक्षवाद जो उनका सिद्धांत है उसकी 3 विशेषताएं बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आते रहते हैं और आप सभी लोग जो है उसका आंसर बताते रहिए। चले, काम्टे के प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं हैं। तो काम्टे के प्रत्यक्षवाद की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? देखिए, ज्ञान से रिलेटेड है वो, धर्म और विज्ञान दोनों है, सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन भी है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जो है किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? काम्टे ने
बताएं। अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो उन्होंने किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? देखिए, निर्भरता का वृद्धि क्रम और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता, इन दो सिद्धांतों का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों का। अगला क्वेश्चन से, काम्टे ने विज्ञानों के कितने संस्करण या सोपान बताए हैं? फटाफट से आप बताएंगे। काम्टे ने विज्ञानों के कितने संस्करण या सोपान बताए भैया? तो 6 जो है संस्करण या सोपान बताए हैं किसने? काम्टे ने विज्ञानों के। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों के किस सोपान पर रखा है? बताएं। काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों के किस सोपान पर रखा है? तो अंतिम सोपान पर रखा समाजशास्त्र को। इससे पहले तमाम विज्ञानों का विकास हुआ। सबसे पहले गणित, फिर भौतिक शास्त्र, फिर उसके बाद में रसायन, इस तरीके से तब जा करके लास्ट में आकर के समाजशास्त्र का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगोस। सोशियस शब्द जो है एक प्रकार से ये क्या है और लोगोस क्या है? सोशियस का मतलब क्या, लोगोस। सोशियस माने होता है समाज, लोगोस मतलब होता है शास्त्र, यानी समाज का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र विज्ञान है वही एक प्रकार से सोशियोलॉजी होता है। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है और ग्रीक भाषा का है लोगास शब्द, तो इसलिए लैटिन और ग्रीक ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? फटाफट से आप बताएंगे। समाजशास्त्र समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दो संप्रदाय हैं, ठीक है, दो संप्रदाय हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत। प्राश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत अगस्त काम्टे ने किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत से अगस्त काम्टे के विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत से संबंधित है प्राश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है महोदय। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे और आप सभी लोग ऐसे ही उत्तर देते रहिएगा उसका, ठीक है। चले, प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? बताएं। सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। बताएं किस सिद्धांतकार का? बिल्कुल डेरेनडार्फ, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सेल्फ डेरेनडार्फ। अगला प्रश्न, विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। बेबलिन, मार्क्स, पेट्रिम सोरोकिन, स्पेंसर, पेरेटो, मार्क्स या मार्गन, मार्क्स, काम्टे या स्पेंगलर, पेट्रिम सोरोकिन या टाइनबी। विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? स्पेंगलर, पेट्रिम सोरोकिन और टाइनबी, ठीक है। ये तीनों जो है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका डा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पेरेटो ने शेर और लोमड़ियों की अवधारणा लिया है। बताएं। पेरेटो ने शेर और लोमड़ियों की अवधारणा कहाँ से ली है? तो प्लेटो से ली है, ठीक है। पेरेटो ने शेर और लोमड़ियों की अवधारणा किससे ली है? प्लेटो से ली है, ठीक है। पेरेटो अलग है, प्लेटो अलग है। प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु जी हैं। अगला क्वेश्चन से, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक, बड़ी फेमस पुस्तक है ये, विल्फ्रेडो पेरेटो की पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? द्वंदात्मक जो है भौतिकवाद की बात कौन करते हैं? द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया भैया? द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स का द्वंद्ववाद किसके चिंतन पर आधारित है? तो मार्क्स का द्वंद्ववाद जो है ये हीगल के चिंतन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, हीगल के चिंतन पर आधारित है। कई बार प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या विशेषता है? कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसकी विशेषता क्या है भैया? इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है, पहली बात। दूसरी बात, प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं। तीसरी बात, पदार्थ में होने वाले परिमाणात्मक मतलब कि परिमाणात्मक जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसकी देन है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स की ही देन है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मार्क्स के उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को कितने युगों में बांटा? बताएं। मार्क्स के उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर
इतिहास को कितने युगों में बांटा गया है? 5 युगों में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा आधारित इतिहास के युगों का क्रम क्या है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा आधारित जो है, जो इसका क्रम है, खास करके किसका क्रम भैया? युगों का क्रम है जो इतिहास के, वो पहला है आदिमवादी साम्यवादी व्यवस्था, फिर दासत्व का समाज आएगा, फिर सामंतवादी, फिर पूंजीवाद, फिर समाजवाद। इस तरीके से विकास हुआ। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स ने किससे ली है? वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स ने ऑस्टिन थोरे से ली है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बरजुआ और सरभारा का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था बुर्जुआ और सरभारा का नारा। अगला क्वेश्चन से अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने ही ये कथन कहा था। किसने कहा था भैया? कार्ल मार्क्स ने ही कहा था इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया? प्रश्न आ चुका है, किसने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा? बताएं। तो इसको किसने देखा था भैया? स्पेंसर महोदय ने देखा। किसने देखा? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा घा ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सावयवी सिद्धांत का आधार क्या है? सावयवी सिद्धांत का आधार क्या है भैया? जैविकीय आधार होता है, क्योंकि जैविकीय आधार जो है वो डार्विन एक जीव शास्त्री हैं या जीव वैज्ञानिक हैं, उनका सिद्धांत था जैविकीय उत्पत्ति का सिद्धांत या जैवीय विकास का सिद्धांत। उसी सिद्धांत को आधार बना करके हर्बर्ट स्पेंसर ने एक प्रकार से समाज का सावयवी सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कौन है? समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कौन है भैया? अंग्रेज पिता या इंग्लिश पिता बोले तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में एक प्रकार से समाजशास्त्र का जो वृद्धि है, विकास है, जन्म है, वो इन्हीं के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, बाकी समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त काम्टे ही हैं फ्रांस में। बाकी इंग्लैंड में देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किससे संबंधित है? सामाजिक तथ्य की अवधारणा किससे संबंधित है भैया? सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, दुर्खीम की रचना कौन सी है इनमें से बताएं। दुर्खीम की रचना देखिए, समाज में श्रम विभाजन, ये भी दुर्खीम की रचना है। तो आपसे पूछेगा कि समाज में श्रम विभाजन के लेखक कौन है, तो आप बताओगे इमाइल दुर्खीम है। समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम की बात कौन करते हैं? ये पुस्तक किसकी है? ये भी पुस्तक इमाइल दुर्खीम की है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्यवहारवाद और समाजवाद समाजशास्त्र नाम की पुस्तक कौन लिखते हैं? इमाइल दुर्खीम ही लिखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर को। उपरोक्त सभी पुस्तकें इमाइल दुर्खीम की हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया था? सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए इमाइल दुर्खीम ने किस शब्द का प्रयोग किया था भैया? तो सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट की अवधारणा को समझने के लिए इमाइल दुर्खीम ने बाह्यता और बाध्यता दो शब्दों का प्रयोग किया था। किसका किसका? बाह्यता और बाध्यता दो शब्दों का प्रयोग किया था। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक बताए हैं। कितने कारक बताए हैं बताएं। दुर्खीम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक कितने बताए हैं? तो उन्होंने कई कारक बताए हैं, जनसंख्या का आकार, नैतिक घनत्व, भौतिक घनत्व, ये सब बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएं। श्रम विभाजन की प्रक्रिया पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है इमाइल दुर्खीम के अकॉर्डिंग? देखिए, विशेषीकरण होता है, व्यक्तिवाद और गतिशीलता, या फिर उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल विशेषीकरण, गतिशीलता और व्यक्तिवाद, ये सब श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिवादी हो जाता है, व्यक्तिवादी विचारधारा, गतिशीलता और विशेषीकरण जैसी तमाम प्रकार की प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की क्या विशेषताएं बतलाई हैं? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम ने दिया। उसकी क्या विशेषताएं बताई हैं इन्होंने? देखिए, इन्होंने कहा कि यह सारे समाज में फैला हुआ है। क्या? सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है किसमें? पूरे समाज में फैला हुआ है। दूसरी बात, इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव भी होता है। बिल्कुल होता है, यानी इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो दोनों इसकी विशेषता है सामूहिक प्रतिनिधित्व की। अगला क्वेश्चन है, धर्म को किसने पवित्र और साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? तो धर्म की अगर बात की जाए,
धर्म को पवित्र और साधारण के आधार पर इमाइल दुर्खीम ने ही एक प्रकार से उसको परिभाषित किया है। धर्म को ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है अपने? तो दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत जो है श्रम विभाजन मतलब समाज में श्रम विभाजन नाम की पुस्तक में दिया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, इमाइल दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए किसे आधार बनाया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए किसे आधार बनाया गया भैया? तो सामाजिक एकता को आधार बनाया गया, सामाजिक विकास को आधार बनाया गया, श्रम विभाजन को भी आधार बनाया गया दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? तो इमाइल दुर्खीम ने दिया है। ये प्रश्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग पहले से जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया बाबू? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जो दिया है किसने दिया है बताइए? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर है, मैक्स वेबर ने दिया है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। क्लियर, सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया। समाज को सावियों की भांति किसने बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाज का सावियों एकता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दिया। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा। इन्होंने क्या कहा? अब तक का जो समाज है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी जब तक समाज में वर्ग है तब तक समाज में संघर्ष होता रहेगा, ये भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, मैक्स वेबर द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन शामिल है? यही सब क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए मैं चीज़ों को फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। आप जब एक प्रकार से तमाम बार सुनेंगे चीज़ों को तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैक्स वेबर द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन शामिल है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कई सारी क्रियाएं शामिल है, खास करके तार्किक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और मूल्यांकनात्मक क्रिया। ये तीनों क्रियाएं सामाजिक क्रिया के प्रकारों में शामिल है जो मैक्स वेबर ने बताई थी। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी क्रियाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? बताइए, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी भैया? मैक्स वेबर ने दी है आदर्श प्रारूप की अवधारणा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है, व्यक्ति के जीवन अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, विचार इंगित करें। बताएं, ये किसने कहा था? फटाफट से आप बताएंगे। संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं होता है, व्यक्ति के जीवन अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। संपत्ति को मतलब कि जो है वर्ग का मतलब वर्ग को निर्धारित करने में आपका व्यक्तित्व जीवन जो होता है या व्यक्ति का जीवन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये किसने कहा था? इस बात को किसने कहा था भैया? मैक्स वेबर ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आपको बता दूं, आपको लोग क्या पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी प्रथम जो प्रश्न पत्र होता है उसी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, मां कुंभरी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और भी जो विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव एमजेपीआरयू वगैरह, ठीक है, उन सभी में एक प्रकार से यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाए। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको हमसे ज्वाइन होना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे एसएमएस करना पड़ेगा। मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था कर दी गई है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से हुआ है? बताएं, निम्नलिखित में से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से सभी लोग बताने का, निम्नलिखित में से किसका नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से हुआ है? तो मैक्स वेबर का नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से हुआ है, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप जो होता है वो सामाजिक प्रघटना को समझने का मतलब कि अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन होता है। सामाजिक प्रघटना को समझने का कंसेप्चुअल या जो है एक प्रकार से एनालिसिस से रिलेटेड जो साधन होता है वही होता है। ठीक है, तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र जो है मतलब कि एक प्रकार से आदर्श प्रारूप जो मैक्स वेबर के अनुसार है वो क्या है? सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक साधन। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, किसने कहा कि क्रिया वही है या क्रिया वहीं तक सामाजिक होती है जहां तक क्रिया
कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा इसके साथ जोड़े गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के आधार पर यह दूसरों के व्यवहारों को ध्यान में रखती है तथा एतद द्वारा अपनी संपादन अवधि में दूसरे के व्यवहार के प्रति अनुकूलित हो जाती है। यह जो है क्रिया की परिभाषा को देते हुए सामाजिक क्रिया या सोशल जो है मतलब क्रिया की बात करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर का परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन से अनुकूलन रीति के आधार पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्राख्यायी प्रकार बताए हैं। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुकूलन रीति के आधार पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श जो बताए हैं वो कौन से बताए हैं भाई? 4 आदर्श जो बताए हैं वो पहली विवेक संगत लक्ष्य अनुकूलित क्रिया पहली, दूसरी भावात्मक क्रिया, तीसरी विवेक संगत या मूल्य अनुकूलित क्रिया और चौथी है परंपरागत क्रिया। ये चारों क्रियाएं बताई हैं, यानी का खा गा घा इनका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन आदर्श प्रारूप की धारणा से संबंधित है? बताएं, आदर्श प्रारूप की धारणा से कौन संबंधित है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आदर्श प्रारूप की धारणा से संबंधित इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से आदर्श प्रारूप की बात कौन करते हैं? आदर्श प्रारूप की बात कौन करते हैं भैया? मैक्स वेबर करते हैं। मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको कोर्स से ज्वाइन होना तो फटाफट से आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक SMS करें 91 61 93, ठीक है, 93 60 62 पर, और आप जुड़ सकते हो अपना नाम, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और उससे पहले आपके जो जो सब्जेक्ट होंगे सभी की आपको MCQs की PDF सब सेंड कर दी जाएगी। और ये क्लास जो आपकी हो रही सोशियोलॉजी की, ये भी क्लास की PDF नोट्स, और इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसकी PDF नोट्स, और इससे पहले 2024 का जो मॉडल पेपर है वो भी सब कुछ आपको सेंड कर देंगे। हालांकि इसी से आपका सब आ जाएगा, और इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर मैंने दिया था उससे 2 वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे, उन 2 का मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, मतलब कि जो PDF नोट्स होंगे उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस देखिए पहले, उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए। आपसे इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। SMS करें 91 193 60 62 पर। आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी आपको यहाँ पर मात्र 100 रुपीज़ में। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एविडेंस बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, जिसमें आपको विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता पढ़नी है। उसका भी एक प्रकार से आपके लिए व्यवस्थित तरीके से चीज़ें करवा दी जाएगी, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। ठीक है, तो SMS करें फटाफट से और जुड़ जाइएगा। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, और अच्छे तरीके से आपको अच्छे नंबर आपके आ पाएँ। ठीक है, चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका संबंध है? बताएं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका संबंध है? बताइए, JH मीड का, टालकाट पार्सन्स का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या मैक्स वेबर का? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंध किसका है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अगर बात की जाए, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात की जाए तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इनमें से JH मीड से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताएं कौन कौन सी इनमें से हैं? बताएं। देखिए, अंतः प्राणियों से भिन्न मानव के विचार करने की क्षमता निहित होती है। बिल्कुल, अंतःक्रियावाद में, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में क्या होता है? अन्य प्राणियों से भिन्न मानव में विचार करने की क्षमता निहित होती है। इसके साथ ही साथ विचार करने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। बिल्कुल होता है, ये भी ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान लोग अर्थ व प्रतीकों को सीखते हैं, भी बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ये तीनों चीज़ें एक प्रकार से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? फटाफट से आप बताएंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख अवधारणाएं, प्रमुख कॉन्सेप्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं? मन, विचार और अंतःक्रिया, ये तीनों पर डिपेंड करते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की एक प्रकार से अवधारणाएं हैं, तीनों मतलब कि ये तीनों होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रारंभिक अंतःक्रियावादी किसको मतलब कि किसको मस्तिष्क से भिन्न मानते हैं? प्रारंभिक अंतःक्रियावादी विचारक जो हैं किसको मस्तिष्क से अलग मानते हैं?
मन को मस्तिष्क के ये लोग अलग अलग मानते हैं, ठीक है। जबकि विचार, अर्थ और संकेत को एक प्रकार से मन से अलग नहीं मानते, मतलब कि मस्तिष्क से अलग नहीं मानते। जबकि मन जो होता है मस्तिष्क से कैसा होता है, अलग होता है, ऐसा कौन मानता है? प्रारंभिक अंतःक्रियावादी जो विचारक है वो मानते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसका मानना है कि आत्म की अवधारणा अंतःक्रियावादियों की बौद्धिक योजना का प्रमुख या मुख्य बिंदु होता है? बताएं। तो जे रूसो, जीन जैक्स रूसो का मानना रहा है कि जो आत्म की अवधारणा है, ठीक है, वो अंतःक्रियावादियों की जो बौद्धिक योजना है उसका मुख्य बिंदु होता है, ठीक है। क्या? आत्म की अवधारणा। किसने बताया? जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, टालकैट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। टालकैट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं की बात की जाए तो सामाजिक व्यवस्था जो होती है, सोशल सिस्टम, एकाधिक व्यक्तिक कार्यकर्ता इसमें होते हैं, ठीक है। अंतःक्रियाओं का आदर्श लक्ष्य रखा जाता है। क्रमबद्धता भी सामाजिक व्यवस्था की विशेषता होती है। ये तीनों विशेषताएं सामाजिक व्यवस्था की हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के आधार है। बता, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया? पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है, बताएं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया की व्यवस्था के आधार हैं, क्या है भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी है? देखिए, सामाजिक व्यवस्था की विशेषता की अगर बात की, सामाजिक क्रिया, प्रश्न क्या है? सामाजिक क्रिया की व्यवस्था, सामाजिक क्रिया व्यवस्था के आधार पर जो है, सामाजिक क्रिया व्यवस्था के आधार पर जो है चीजें क्या है? देखिए, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्था और मतलब की सांस्कृतिक व्यवस्था, तीनों जो है सामाजिक क्रिया व्यवस्था के आधार पर ही डिसाइड होती है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रतिमान चर की अवधारणा किसने दी है? प्रतिमान चर की अवधारणा टालकट पार्सन्स ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रतिमान चर की अवधारणा पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिमान चर की अवधारणा जो है किस पुस्तक में इन्होंने दी है? किसने भाई? बताएं, किसने? टालकट पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में प्रतिमान चर की अवधारणा दी है? द सोशल सिस्टम पुस्तक जो है टालकट पार्सन्स की इसी में दी है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये भी पुस्तक हर मतलब की टालकट पार्सन्स की है। और ये सेज इन सोशोलॉजिकल थियरी, ये भी पुस्तक टालकट पार्सन्स की है। ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन से, पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? बताएं। टालकट पार्सन्स के अनुसार मत व्यवस्था का मतलब कि व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व, व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व जो होता है वो क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आते रहते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, देखें। सभी लोग देखेंगे, किसने व्याख्यायित किया कि समाज शास्त्र अन्य सामाजिक अनुशासनों से विषय वस्तु को लेकर के भिन्न नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के कारण भिन्न है? फटाफट से आप बताएंगे, किसने व्याख्यायित किया? बताइए भैया, किसने व्याख्यायित किया? क्या किसने व्याख्यायित किया कि समाज शास्त्र अन्य सामाजिक अनुशासनों से विषय वस्तु को लेकर के भिन्न नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के कारण भिन्न होता है? यह बात कही थी मैकाइबर और पेज ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा, मैकाइबर पेज ने बात कही, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र है। रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र जो होता है वह एक प्रकार से एक तार्किक विज्ञान भी है या अनुभविक विज्ञान भी है, या तार्किक और अनुभव आश्रित दोनों है। तार्किक और अनुभव आश्रित दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जे एस मिल ने सर्वप्रथम किया है। जे एस मिल ने क्या सर्वप्रथम किया भैया? व्युत्क्रम निगमनात्मक विधि का एक प्रकार से क्या किया है? जे एस मिल ने सर्वप्रथम क्या किया? व्युत्क्रम निगमनात्मक विधि का एक प्रकार से समर्थन किया सबसे पहले। किसने? जे एस मिल ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा है? प्रश्न है, किसने कहा है कि जिन्होंने समाजशास्त्र प्रारंभिक सिद्धांतों को नहीं पढ़ा उन्हें राज्य सिद्धांत पढ़ना वैसा ही है जैसे न्यूटन गति विषयक नियमों को ना पढ़ा हो उन्हें उष्मा गति
की पढ़ना, मतलब उष्मागत की पढ़ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति समाजशास्त्र प्रारंभिक सिद्धांतों को अगर व्यक्ति नहीं पढ़ा है तो उसे राज्य का सिद्धांत नहीं समझ में आएगा। वैसे जैसे कि न्यूटन का गति विषयक नियमों को लोग पढ़ रहे हैं, ना पढ़े हो व्यक्ति और सोचे कि उष्मागतिकी को पढ़ ले, दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इसको कॉम्टे ने कहा था, अगस्त कॉम्टे ने। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन समाजशास्त्र की विधियों को प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों के समकक्ष रखने का प्रयास करता है? तो कौन करता है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र की विधियों को प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों के समकक्ष रखने का प्रयास कौन करता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौन करता है भैया? बिल्कुल दुर्खीम, काम्टे, पेरेटो तीनों करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर का उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र की शाखा नहीं, बताएं। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की शाखा नहीं है? देखिए, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र और सामाजिक समाज क्रिया शास्त्र, ये तीनों होते हैं। सामाजिक संरचना शास्त्र ये इनकी शाखा नहीं दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में पीए मतलब कि पीटरिम सोरोकिन ने संस्कृति को वर्गीकृत नहीं किया है। संस्कृति को उन्होंने एक प्रकार से देखें मतलब कि चेतनात्मक, आदर्शात्मक और विचारात्मक संस्कृतियों में बांटा, जबकि अनुकूलनात्मक संस्कृति नहीं बताई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? जीएच मीड ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है? बताएं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण इनमें से क्या होता है? परिवार जो है ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगस्त काम्ट का संबंध किस देश से है? तो अगस्त काम्ट का संबंध जो है फ्रांस देश से है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। क्राइम एंड का मतलब कस्टम इन सेवेज सोसाइटी पुस्तक निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा लिखी गई? 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया, 2024 में आने वाला है, मतलब कि 2025 में जो है आ सकता है। इसको मेलिनोवस्की ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो किसने कहा था भैया? इवाइल दुर्खीम ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा है मीड महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से ये रिवीजन क्लास है भाई, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। किसने मानव मस्तिष्क को 3 अवधारणात्मक श्रेणियों चेतन, अचेतन और अवचेतन मन में बांटा है? तो किसने बांटा भैया? सिगमंड फ्रायड ने बांटा। बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका। बिल्कुल, इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात कौन करता है? सिगमंड फ्रायड करते हैं। सिगमंड फ्रायड वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया था। दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप है। धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप जो है इनमें से कौन सा टोटमवाद जो है ये धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इमाइल दुर्खीम ने किया। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्ष। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अगस्त काम्टे नहीं, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक जो है क्या नाम है मतलब कि राजनीतिक प्राणी ही किसने कहा? ये भी अरस्तु ने ही कहा था। ध्यान रखेंगे इस बात को। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मीड, बिल्कुल जीएच मीड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवधारणा समानवीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? समानवीकृत अन्य की अवधारणा जीएच मीड की ही है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। दास कैपिटल पुस्तक कौन से सन में प्रकाशित हुई? 19वीं शताब्दी में। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी प्रकाशित कब हुई? 1830 से 1840 ईस्वी के मध्य में ये रचना प्रकाशित हुई है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। सामाजिक क्रिया व्यक्तिक क्रिया से पृथक है, यह कथन किसका है? सामाजिक क्रिया व्यक्तिक क्रिया से अलग है, यह बात मैक्स वेबर ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति होती है, यह कथन किसका है? सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति होती है, मैक्स वेबर ने ही कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है प्रश्न भाई, जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्कसंगत एवं उचित संबंध ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्कसंगत एवं उचित संबंध ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? अतार्किक क्रिया कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार्किक और अतार्किक क्रियाओं की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर करते हैं।
समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह वक्तव्य किसने दिया? समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह वक्तव्य मैक्स वेबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक मैक्स वेबर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में वर्स्टहेन शब्द का प्रयोग किया? वर्स्टहेन शब्द का प्रयोग मैक्स वेबर ने ही किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है? मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य जो माना जाता है वो क्या माना जाता है भैया? उनकी एक जो पुस्तक है प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार की होती है। बेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है भैया? कानूनी सत्ता, ठीक है, पहली, पारंपरिक सत्ता दूसरी, और तीसरी होती है करिश्माई सत्ता। सत्ता 3 प्रकार की होती है, यह ध्यान रखेंगे, मैक्स वेबर ने बताया। यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले, रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। कल आपको यही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, और ऐसे ही कई विश्वविद्यालय जिनमें एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को कहा जाता है। वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को द्वंद्ववाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ध्यान रखेंगे, इस बात को परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था भैया? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विहीन समाज का उदाहरण है? कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विहीन समाज का उदाहरण है भैया? तो वर्ग विहीन समाज इनमें से देखिए, दास प्रथा, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज, इनमें से सभी में एक प्रकार से आप देखते हैं दास प्रथा विद्यमान, मतलब कि ये वर्ग मतलब कि वर्ग होता है, वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग विहीन कोई समाज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्गहीन समाज है? किसकी विशेषता वर्गहीन समाज है? साम्यवाद जो विचारधारा, ये वर्गहीन समाज की स्थापना करने के पक्षधर में है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति, इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति को चेतना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य किसने दिया? श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। समाज को हैप्स और हैप्स नॉट में किसने बांटा है? हैप्स और हैप्स नॉट में कार्ल मार्क्स ने ही बांटा है। किसमें? हैप्स और हैप्स नॉट में कार्ल मार्क्स ने बांटा समाज को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2024 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है? इतिहास वर्ग मतलब कि इतिहास जो है अभिजात वर्ग का कब्रगाह है, ये बी पेरेटो ने कहा था, विल्फ्रेडो पेरेटो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, द माइल्ड एंड सोसाइटी। द माइल्ड एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा किसने? पेरेटो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर को। 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन एक ऐतिहासिकतावाद से संबंधित है? ऐतिहासिकवाद से कौन संबंधित है भैया? बताएं फटाफट से, आप बताने ऐतिहासिकतावाद से कौन संबंधित है? कार्ल मानहाइम जो हैं ये ऐतिहासिकवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्स इन एवरीडे लाइफ पुस्तक लिखी है? बताएं किसने पुस्तक लिखी है? प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्स इन एवरीडे लाइफ पुस्तक को लिखा है बर्गर और लकमैन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा मर्टन ने दी है, आर के मर्टन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, फोक अर्बन जो है कॉन्टिन्यूम की अवधारणा किसने दी है? तो फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम की अवधारणा जो किसने दी है भैया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अवशेष की अवधारणा किसने दी है? अवशेष की अवधारणा पेरेटो ने दी है। मतलब कि भ्रांत तर्क की अवधारणा कौन देता है? पेरेटो ही देते हैं। क्लियर, ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखें। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या कितने प्रकार की होती है? दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या जो होती है कितने प्रकार की होती है भैया? 4 प्रकार की होती है दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं? सामाजिक तथ्य की विशेषताओं में बाह्यता और बाध्यता दोनों शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने अभी बताया था, इससे पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, कई विश्वविद्यालय में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स पुस्तक लिखी है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक किमाल दुर्खीम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं तीव्र गति से आपको सारी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को देख लीजिएगा बाकी, और आपको एक प्रकार से कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से किसने
जो है मतलब कि व्याधिकीय तथ्य की अवधारणा दी, बताएं व्यायकीय तथ्य की अवधारणा किसने दी है? इमाइल दुर्खीम ने दी है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है? दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय होता है सामाजिक तथ्य, ठीक है, सोशल फैक्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है किसके अध्ययन से? सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है सामाजिक संरचना के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन कंसेंसस मतलब कि यूनिवर्सलिसिस के अवधारणा से जुड़ा हुआ है? कंसेंसस यूनिवर्सलिसिस की अवधारणा से इमाइल दुर्खीम जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देता रहता हूं। देखें, डीडीयू वाले जो बच्चे हैं उनका जो है SOC करके पेपर होता है, ठीक है, डीडीयू वाले बच्चों के लिए, ठीक है, SOC 301 का जो पेपर है, इसी मतलब कि इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? बताएं, इनमें से कौन सा कारक जो है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जो है क्या नहीं माना जाता भैया? बताएं, फटाफट से आप बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जो है उद्भव के लिए जो है उत्तरदायी नहीं माना जाता? तो उपनिवेशवाद नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली से सबसे पहले होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यही सब क्वेश्चन आने वाले। बीर स्ट्रीट के अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है, बताएं। बीर स्ट्रीट के अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र जो है निर्भर करता है किसमें? अनुभाविक और तर्कसंगत दोनों विधियों पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रारंभ में कॉन्ट ने समाजशास्त्र को नाम दिया था। सबसे पहले जो है समाजशास्त्र को नाम क्या दिया था? अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी कहा था। फिर 1838 में उन्होंने ही इसको समाजशास्त्र नहीं सोशियोलॉजी नाम दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं? गणितीय समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे ही हैं। गणितीय समाजशास्त्र के जनक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वैसे भी समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे ही हैं। इंग्लिश समाजशास्त्र के जनक कौन बोलेगा तो आप बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न, दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? तो आदिम समाज की एक विशेषता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया है? बताएं। तो आधुनिक औद्योगिक समाज ने पूंजीवाद को प्रतिस्थापित किया है, कैपिटलिज्म को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व था। सामाजिक विकास के मतलब कि बताएं, प्रश्न क्या है? सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व किसका था? चर्च के लोगों और कानून बेत्ता का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था इनमें से? तो क्षेत्रवाद समाहित नहीं था, बाकी तार्किकतावाद, अनुभवजन्यवाद और मानवतावाद, तीनों समाहित थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझ लिया और तीव्र गति से मैंने हर एक प्रश्नों को बताया जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। बाकी जो है, अगर आपको इसका पेपर 2 देखना है, पेपर 2 का पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, और इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, MJPRU, BU झांसी, जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गई, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जो भैया यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है। ऐसे ही और कई विश्वविद्यालय आपके, जहाँ तक मैं एक प्रकार से आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय आपके हैं सभी का एक प्रकार से तैयारी करवाई जाती है, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत होता है। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र SMS करके PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में। 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप इस वीडियो का या सभी वीडियो का PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप SMS करिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, और आपको एक प्रकार से ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का भी PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, मात्र 100 रुपीज़ में ही एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, 2 मेजर सब्जेक्ट का आपको सब कुछ मिल जाएगा, दोनों पेपर का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे परीक्षा हो रही थी तो ऑब्जेक्टिव वालों, लिखित वाली तो लिखित की, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।